बात करते हैं अपन ना डिफरेंट इफेक्ट्स दैट इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं. So different electronic effects and their application. तो ठीक है भाई, चेक कर लेते हैं अपन की क्या एप्लीकेशन होंगे और व्हाट आर द डिफरेंट इफेक्ट्स. अभी जो हमने डिफरेंट इफेक्ट्स अपन ने पढ़े हुए हैं, वी नो दैट कि भाई आपने कौन कौन से इफेक्ट्स मुझे पढ़ा रखे हैं. ठीक है ना, कौन कौन से इफेक्ट्स मैंने आपको पढ़ा रखे हैं वो देखते हैं. अब इफेक्ट्स में व्हाट वी से दैट, जैसे कि भाई प्रायोरिटी ऑर्डर अपन ने लिखा, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में जो भी इफेक्ट्स अपन ने पढ़े हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रेजोनेंस इफेक्ट का होता है. रेजोनेंस और मीजोमेरिक दोनों ही एक्सोथर्मिक होते हैं, अपन इसलिए जनरली रेजोनेंस और मीजोमेरिक को अलग अलग नहीं पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ लेते हैं, बट दे आर डिफरेंट. रेजोनेंस में सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में सेम नंबर ऑफ बॉन्ड, सेम नंबर ऑफ चार्ज, एवरीथिंग विल रिमेन सेम. बट मीजोमेरिक में इट चेंजेस, देयर इज अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस ऑफ चार्जेस. तो रेजोनेंस इफेक्ट का प्रायोरिटी मतलब वेटेज ज्यादा होता है, प्रायोरिटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट. और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट का प्रायोरिटी ज्यादा होता है इंडक्टिव इफेक्ट से. इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो वीकेस्ट होता है ना, दिस इज अ वीकेस्ट इफेक्ट. जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो वीकेस्ट इफेक्ट होता है. जब हम किसी और इफेक्ट से, किसी और कंसेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे अपन, तब हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं. फॉर द स्टेबिलिटी, अगर हम स्टेबिलिटी के लिए प्रायोरिटी की बात करें, सो प्रायोरिटी फॉर स्टेबिलिटी, जैसे जनरली अपन डिस्कस करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, एनायन, रेडिकल्स, है ना, डबल बॉन्ड, एवरीथिंग वी नो दैट स्टेबिलिटी के लिए अपन कैसे प्रायोरिटी चेक करते हैं, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में भी. सो प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर स्टेबिलिटीज. तो अगर मुझे स्टेबिलिटी की बात करनी है ऑफ कैटायन, एनायन, दैट इज एक्सेट्रा, वी कैन से दैट, तो सबसे ज्यादा मैं प्रायोरिटी दूंगा ऑक्टेट कंप्लीशन को. अगर किसी स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कंप्लीट है तो मैं उसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा अज्यूम करूंगा, और उस स्ट्रक्चर को, जिस स्ट्रक्चर में सभी एटम के ऑक्टेट कंप्लीट है, वो स्ट्रक्चर मेरे लिए ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी के बाद में प्रायोरिटी दूंगा एरोमेटिसिटी को. अगर एरोमेटिसिटी है कंपाउंड में तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. अगर लेकिन ऑक्टेट कंप्लीशन की स्टेबल मतलब प्रायोरिटी एरोमेटिसिटी से भी ज्यादा होगा. अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड है और एक दूसरा कंपाउंड जिसमें ऑक्टेट कंप्लीशन है, तो मैं उसको प्रायोरिटी ज्यादा दूंगा जिसमें ऑक्टेट कंप्लीशन है. एरोमेटिसिटी के बाद मैं प्रायोरिटी दूंगा रेजोनेंस इफेक्ट के लिए, और रेजोनेंस इफेक्ट के बाद मैं प्रायोरिटी दूंगा दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, और हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद मैं प्रायोरिटी दूंगा इंडक्टिव इफेक्ट के लिए. दिस विल बी द प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर मी. अगर मान लेते हैं किसी दो स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कंप्लीट है, तो फिर क्या करेंगे. मान लो ए और बी दोनों ही मुझे ऑप्शन गिवन है और दोनों में ही सभी एटम के ऑक्टेट कंप्लीट है, तो फिर मैं क्या करूंगा. भाई आपने बता दिया, इनमें अगर अलग अलग आप देते हो मैं कैलकुलेट कर लूंगा. पर एग्जाम्पल भी लेंगे, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल, और बाद में अपन चेक करेंगे कि भाई मिक्स करने के बाद एग्जाम्पल, दैट इज द एप्लीकेशन. तो अगर सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ऑक्टेट अगर एक से ज्यादा एटम का, एक से ज्यादा ऑप्शन में सभी एटम के ऑक्टेट कंप्लीट हैं, यू विल चेक द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स. तो आप ऑर्बिटल ओवरलैपिंग चेक करेंगे. ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कैसे चेक करोगे कि अगर हमारे पास जितने भी स्ट्रक्चर्स गिवन है उसमें जो कॉन्जुगेशन फिनोमेना, बिकॉज ऑक्टेट कंप्लीशन ऑब्वियस सी बात है कॉन्जुगेशन फिनोमेना से हो रहा होगा, तो अपन चेक कर सकते हैं ऑर्बिटल ओवरलैपिंग. तो हम कहेंगे भाई ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में द एसएस ओवरलैपिंग इज, पहले अपन पीपी ओवरलैपिंग की बात कर लेते हैं क्योंकि वो हम ज्यादा प्रेफर करते हैं. अगर 2p ओवरलैपिंग है तो ज्यादा प्रेफरेबल होगा 2p 3p ओवरलैपिंग से. 3p ओवरलैपिंग से और ज्यादा प्रेफरेबल होगा दैट इज 3p 3p ओवरलैपिंग से. तो इस टाइप से अपन ओवरलैपिंग चेक कर लेंगे. p ऑर्बिटल का ही ओवरलैपिंग होता है बिकॉज कॉन्जुगेशन में, रेजोनेंस फिनोमेना में हमेशा p ऑर्बिटल्स ही होंगे, बिकॉज पाई बॉन्ड सिर्फ p ऑर्बिटल बना सकते हैं, s नहीं बना सकता. मान लेते हैं कि किसी स्ट्रक्चर में अगर ओवरलैपिंग भी सेम है तो फिर क्या करोगे. तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ओवरलैपिंग भी सेम है तो मैं क्या चेक करूंगा, मैं चेक करूंगा दैट विल बी
the positive charge or the charge on the electronegative atom. Charge on the electronegative atom. अगर पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, और नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। मतलब सबसे पहले मुझे ऑक्टेट कंप्लीशन चेक करना है। अगर जिन स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कंप्लीट होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अगर ऑक्टेट कंप्लीशन एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में तो आप ओवरलैपिंग चेक करो। अगर ओवरलैपिंग भी सेम है एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में तो आप चार्ज चेक करो कि किस एटम पे प्रेजेंट है। उसके बाद हम चेक करेंगे अगर ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए अगर एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कंप्लीशन है तो हम क्या चेक करेंगे, वी गॉट इट। अब हम एरोमेटिसिटी की बात करते हैं। एरोमेटिसिटी में मे बी पॉसिबल, भाई एरोमेटिक कंपाउंड तो हमें पता है दे हैव हाई स्टेबिलिटी। अगर एक से ज्यादा स्ट्रक्चर एरोमेटिक है तो फिर अपन ऐसे चेक कर सकते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर ऐसे है, ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है, फिर मैं क्या करूं स्टेबिलिटी के लिए, बिकॉज दोनों ही एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है। अगर दोनों ही एरोमेटिक है तो हम इसका स्टेबिलिटी ज्यादा बताएंगे इससे। भाई दोनों में ही एरोमेटिसिटी है, दोनों में ही कॉन्जुगेशन है, बट इसमें कॉन्जुगेशन ज्यादा है। हमने स्लाइट चेंज भी हमारे लिए आंसर को चेंज कर देगा। तो अगर दोनों ही एरोमेटिक है तो हम चेक करेंगे एक्स्ट्रा फैक्टर क्या होगा। तो इसमें डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज का डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, मतलब द पॉजिटिव चार्ज विल बी मोर डिस्ट्रीब्यूटेड, it will be distributed among 7 atoms whereas here it will be among 3 atoms। तो अपन उसमें भी बता सकते हैं कि किसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में, देयर में बी द एग्जांपल रिलेटेड टू अदर एटम्स आल्सो, मतलब हेटेरोएटम भी अपन यूज कर सकते हैं। अभी रेजोनेंस फिनोमेना में इट विल डिपेंड कि भाई जब आप रेजोनेंस फिनोमेना बताओगे तो आप मुझे ये बताओगे कि भाई इसमें तो दो टाइप से इफेक्ट्स हो सकते हैं, एक होता है प्लस आर इफेक्ट, एक होता है प्लस एम इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट एंड माइनस आर इफेक्ट। प्लस आर और प्लस एम हम एक ही एज्यूम कर लेते हैं अभी के लिए। सो प्लस आर और प्लस एम इसको अपन आर और एम दोनों ही एज्यूम कर लेते हैं, मीसोमेरिक और रेजोनेंस फिनोमेना। इसमें माइनस आर इफेक्ट होगा तो अपन कहेंगे देखो भाई प्लस आर इफेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देगा। और अगर इलेक्ट्रॉन देगा और वी नो दैट, मतलब पहले मैंने आपको बताया मीसोमेरिक जब पढ़ाया कि भाई आ प्लस इफेक्ट क्या होता है और माइनस इफेक्ट क्या होता है। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन देगा, वेरएज दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो विल से दैट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में ये इलेक्ट्रॉन देगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन बढ़ेगा। तो अपन ऐसे कर सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन में मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि कैटायन के लिए अपन को पता है स्टेबिलिटी के लिए अपन क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज का अगर स्ट्रेंथ कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो अपन लिखेंगे भाई अगर प्लस आर होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी एज कंपेयर टू प्लस आई के कंपैरिजन में, वो तो वीकेस्ट इफेक्ट होता है। और अगर एच होगा तो उसको भी कंसिडर करूंगा और उसका इंपॉर्टेंस, उसका प्रायोरिटी आई से ज्यादा होगा। उसके कंपैरिजन में जिस कंपाउंड में कुछ भी नहीं होगा उसके कंपैरिजन में माइनस आई, उसके कंपैरिजन में माइनस आर। अगर माइनस आर होगा तो कैटायन का स्टेबिलिटी सबसे कम होगा। कैटायन की स्टेबिलिटी की बात करें या फिर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, दोनों ही एक ही बात है। बिकॉज बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब है कि जिस एटम के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उसकी प्रोटॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी। तो अपन इसको बेसिक स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं कि हम बेसिक स्ट्रेंथ बता सकते हैं जब प्लस आर होगा तो वी आर राइटिंग इन जनरल है, हमने ऐसे नहीं कहा कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है, तभी तो हम इसके एप्लीकेशन भी लिखेंगे। क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ में अपन को फिर तो एरोमेटिक होगा तो ऑर्थो इफेक्ट भी चेक करेंगे, तो वो चेक करेंगे, बट स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन मैंने आपको कहा स्टेबिलिटी ऑर्डर में ये हार्ड एंड फास्ट रूल हो जाएगा हमारे लिए। तो प्लस आर है तो ज्यादा स्टेबल है प्लस आई से, ज्यादा स्टेबल है माइनस आई से, ज्यादा स्टेबल है माइनस आर से। सिमिलरली आई कैन राइट दैट स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन वो इसका रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि कैटायन की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन अगर देंगे तो कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन देने से एनाइन की स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन अपन लिख सकते हैं।
सो स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन में अपन कहेंगे भाई -r -i +i और +r होगा, ये अपन ऐसे बता सकते हैं द स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन में। फिर तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर जैसे बेसिक स्ट्रेंथ था वैसे ही अपन एसिडिक स्ट्रेंथ भी लिख सकते हैं इसमें, कि आप एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए भी यही लिखने वाले हैं कि अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ होगा, द हाइड्रोजन और OH बॉन्ड या NH बॉन्ड या CH बॉन्ड में पोलैरिटी उतना ज्यादा इंक्रीज होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो वी कैन से दैट स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइन और स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन रेजोनेंस फिनोमेना से अपन को कैसे बताना है, वी नो दैट। हमने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा। हाइपर कॉन्जुगेशन भी दो टाइप से होता है, एक तो +H इफेक्ट होता है, एक -H इफेक्ट होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने काफी कुछ पढ़ा, कार्बोकैटाइन के लिए भी पढ़ा, फ्री रेडिकल के लिए भी पढ़ा, एल्कीन्स के लिए भी पढ़ा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के लिए भी पढ़ा। तो हमने हर बार +H, सो एल्कीन में जो भी इफेक्ट होता है वो +H इफेक्ट ही होता है। जैसे सपोज अपन लिखेंगे भाई, जैसे +H इफेक्ट की बात करेंगे तो दिस इज +H इफेक्ट बिकॉज उसमें डबल बॉन्ड की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी, सो दिस विल बी द +H इफेक्ट। +H इफेक्ट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डोनेटेड टुवर्ड्स द एनाइन इज जनरेटेड इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन पे एनाइन जनरेट हो रहा है। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज भी होता तो अपन कहते हैं पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे जा रहा है। अगर कभी भी पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज, तो अपन कहेंगे वो +H इफेक्ट ही शो कर रहा होगा हाइड्रोजन पे अगर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है। तो हमेशा जब भी पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे आएगा हम उसे बता देंगे दैट इज अ +H इफेक्ट। तो उस केस में बॉन्ड जो शिफ्ट हो रहा होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज जनरेट कर रहा होगा, देन इट इज अ प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट अपन ने जो भी पढ़ा हुआ है ना क्लास में, जितना भी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पढ़ा वो सारा का सारा +H इफेक्ट ही था, उसमें हमने कहीं भी -H इफेक्ट की बात नहीं की। अब हम -H इफेक्ट की बात करेंगे क्योंकि -H इफेक्ट सिर्फ दो ही ग्रुप शो कर सकते हैं। -H इफेक्ट शो करने के लिए सिर्फ दो ही ग्रुप शो करेंगे, सो इट विल बी द टू ग्रुप्स आर जो अपन को -H इफेक्ट देंगे, दे आर CF3 एंड CCl3। जनरली यही दोनों ग्रुप्स होते हैं जो -H इफेक्ट शो करते हैं। अब अपन कहेंगे ठीक है -H इफेक्ट अगर ये शो करेंगे तो ये -H इफेक्ट होता क्या है, तो चलो देखते हैं कि भाई -H इफेक्ट में हमें क्या देखना होता है। ये वाला पार्ट तो अपन को काफी सारे सर पार्ट अपन को पता होते हैं ऑलरेडी, तो मैं एक बार -H इफेक्ट देख लेता हूँ। बोलो, कोई कुछ बोल रहा था। सर सर हमने जो एग्जांपल लिया उसमें हम एरोमेटिसिटी में हम उसमें एंगल स्ट्रेन भी रीजन दे सकते हैं क्या? मेरे ख्याल से एंगल स्ट्रेन उतना अच्छा रीजन नहीं होगा जितना अच्छा डीलोकलाइजेशन होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी अगर पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं तो अपन, क्योंकि फिर उसमें नेगेटिव चार्ज लिखोगे तो फिर नहीं बता पाओगे ना एंगल स्ट्रेन से। अगर आप नेगेटिव चार्ज लिखोगे तो फिर आप एंगल स्ट्रेन से नहीं बता पाओगे, है ना। इसलिए एंगल स्ट्रेन से ज्यादा अच्छा कंसेप्ट हमारे लिए होगा चार्ज का डीलोकलाइजेशन। जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा अपन कहेंगे उतना ही ज्यादा वो स्टेबल भी होगा। एरोमेटिक तो दोनों ही है। ठीक है सर सर बोलो। रेजोनेंस में +R इफेक्ट और -R इफेक्ट जैसा नहीं होता ना, बस मीजोमेरिक में +M -M होता है ना? दोनों में होता है, दोनों एक ही बात है। रेजोनेंस मतलब वो भी +R और +M में होगा। अच्छा, और सर एरोमेटिसिटी में रिंग का भी साइज हम लोग कंसिडर कर सकते हैं ना स्टेबिलिटी के लिए? रिंग का साइज आप कुछ भी जितना मैंने बोला ना उससे ही सॉल्व करो। उसके अलावा अगर आपको कोई दूसरा क्वेश्चन मिलता है कि सर आपके कंसेप्ट से ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था, तब आप मुझे बताओ कि सर इस ये वाला क्वेश्चन है आपके कंसेप्ट से नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल सॉलिड, मतलब होता ना एक बिल्कुल ऐसा सेंटेंस दिया है जिस सेंटेंस से और कोई एक्सेप्शन ना आए अपने पास। मैं आपको एंगल स्ट्रेन बोलूंगा कहीं और एक्सेप्शन आएगा, मैं आपको रिंग का साइज बोलूंगा कहीं और एक्सेप्शन आएगा। तो बेटर है मैं वो पार्ट बोलूं ना, वो सेंटेंस बोलो ना आप जिससे कि कोई एक्सेप्शन ना आए उसमें, है ना। तो मैं वही सेंटेंस बोलूंगा जिसमें कोई एक्सेप्शन ना हो। इसलिए जो सेंटेंस बोल दिया हमें बस उसी सेंटेंस को पकड़ के बैठ जाना है। आपने कहा हमने यही सॉल्व किया, अब आप बताओ हम गलत कहां हैं।
ठीक है ना, क्योंकि जो सेंटेंस मैं बोलूंगा बड़ा रिफाइंड सेंटेंस होगा, उसमें अपन को कोई ना कभी मतलब वो एक्सेप्शंस नहीं आएंगे अपन को। उसके अलावा मैंने काफी सारे मतलब ऐसे देखे होंगे सेंटेंस और भी कुछ बोले होंगे तो उसमें एक्सेप्शन आते हैं, फिर मैं फंस जाता हूं कि यार अब इसके लिए अलग बताओ उसको कि भाई इसमें ये रीजन है। तो फिर बेटर है कि ऐसा सेंटेंस बोलो ना जिसमें कोई एक्सेप्शन ना आए। चलो अपन देख लेंगे उसको। तो अपन बता सकते हैं कि भाई सबसे बढ़िया बात है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज जिसमें ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अभी और भी अपन डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारा पार्ट है जो अपन मिक्स करके चेक कर सकते हैं, लेकिन इररिलेवेंट पार्ट को अपन डिस्कस नहीं करेंगे भाई, जो हमारे सिलेबस से इररिलेवेंट नहीं है उसको डिस्कस करने से फायदा क्या है ना। चलो देखते हैं। अब यहां पर चेक करेंगे अपन, जैसे मैंने आपसे कहा कि दो ही ग्रुप ऐसे होंगे जिसमें अपन बताएंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। अब अपन से कहा गया कि मेरे पास मान लो ऐसे गिवन है, इसमें CF3, तो पहले मैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बताता हूं आपको है क्या। मेरे पास जैसे अपन कह रहे थे भाई इसमें तो CH H और H था, तो अपन ने इसमें कहा कि भाई देखो इधर ना ये डीलोकलाइजेशन ऐसे होगा क्योंकि जो डबल बॉन्ड बनेगा ना यहां पर और नेगेटिव चार्ज यहां पर, ये एलाइलिक टाइप बन जाएगा। चलो मान लिया, इसलिए आपने पहले बताया था वहां पर कि वो क्यों होता है ऐसे, क्योंकि वहां पर क्या होगा, ये शिफ्ट होगा तो यहाँ पर एनाइन बन जाएगा और वो एलाइलिक जैसे बनेगा। अब इसमें तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो आपने बताया यही तो एग्जांपल दिए थे आपने प्लस H इफेक्ट में। अगर दो कार्बन एटम जो डबल बॉन्ड को होल्ड करेंगे उनसे जो वेरी फर्स्ट एटम अल्फा एटम है और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, अगर उसके पास एक भी हाइड्रोजन एटम है तो वहां हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और वो प्लस H इफेक्ट होगा। लेकिन अगर इसकी जगह मैं इसमें फ्लोरीन रख देता, अगर मैं इसकी जगह फ्लोरीन रख लेता, तब इसमें मैं -H इफेक्ट बोलूंगा। वो क्यों? क्योंकि यहां पर ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा तो फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। अगर फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा तो विल गेट द स्ट्रक्चर लाइक दिस, इस पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड से बाहर की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड से बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगा तो उस केस में अपन कहेंगे दिस इज -H इफेक्ट, ये -H इफेक्ट है। तो इसमें अब ये भी डिलोकलाइज हो सकता है, ये भी डिलोकलाइज हो सकता है, ये भी डिलोकलाइज हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब यहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आया ना, जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस दिया था कि प्लस H इफेक्ट का मतलब होता है हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। इसमें हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। मतलब अगर मेरे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे गिवन है और मैं उसमें लिखूं कि भाई इसमें बताओ क्या होगा, तो मैं बता दूंगा कि इसमें प्लस H इफेक्ट और माइनस इफेक्ट दोनों ही होंगे। प्लस H इफेक्ट कैसे, तो बताएंगे ना अपन, ये -H इफेक्ट है। और प्लस H इफेक्ट अगर ये हाइड्रोजन होते हैं तो अपन इसकी तरफ शिफ्ट करते हैं क्योंकि हाइड्रोजन हैज टेंडेंसी टू होल्ड अ पॉजिटिव चार्ज। तो जब भी ऐसा हमारे पास सिस्टम है जिसमें कार्बन होल्डिंग द डबल बॉन्ड उससे अल्फा, अपन तो कहेंगे जो कंडीशन इसमें बताया था ना अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, इसमें अल्फा कार्बन एटम पे फ्लोरीन या क्लोरीन होना चाहिए, देन इन दैट केस विल से दैट इट विल बी प्लस H। अपन को पता है अगर हाइड्रोजन होते तो प्लस H इफेक्ट होता, और अगर CF3 है बिकॉज इनका टेंडेंसी ज्यादा होता है होल्ड करने का नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन और क्लोरीन का, तो अपन कहेंगे इस केस में इट विल हैव -H इफेक्ट। यही दोनों ग्रुप हैं जिनसे जनरली -H इफेक्ट होता है, तो अपन कहेंगे भाई ठीक है। तो इन दोनों में अपन बता सकते हैं दैट इज -H इफेक्ट बिकॉज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज विड्रॉन फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज विड्रॉन फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड, तभी अपन उसमें माइनस लगा रहे हैं। सो ये -H इफेक्ट है। अब -H इफेक्ट में अपन से कहेंगे अच्छा ठीक है भाई, मान लिया मैंने ये -H इफेक्ट है क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन होल्ड करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा। तो अपने पास कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं माइनस, क्योंकि अब दोनों ही है तो ऑब्वियस सी बात है -H इफेक्ट हमें पता चल गया फ्लोरीन CF3 और CCl3 में होगा। तो क्वेश्चन किस टाइप का हो सकता है अपन से -H इफेक्ट में, एक तो हो सकता है कि भाई दोनों में से अगर हम इसको हटाते हैं, मैं इसको हटाता हूं, -H इफेक्ट और +H इफेक्ट अपन ने देख लिया। अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, मेरे पास ऐसे गिवन है और मैंने यहां पर डबल बॉन्ड लिखा और मेरे पास यहां पर अपन से कहा गया कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, तो अपन कहेंगे भाई इसका एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छा खासा होगा, काफी ज्यादा होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब है कि हमें प्रोटॉन को रिमूव कर लेना है।
और प्रोटॉन को रिमूव करूंगा तो ये एरोमेटिक बनेगा। अगर ये एरोमेटिक, और अपन को पता है अच्छे से कि sp3 वाला प्रोटॉन ही हटाऊंगा क्योंकि उससे एरोमेटिक रिंग बन जाएगी। अगर ये एरोमेटिक रिंग बनेगा तो मेरे पास, ठीक है, मैंने कहा कि ये एसिडिक हाइड्रोजन एटम है। अब मैंने आपसे कहा कि जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो डिलोकलाइज होगा। भाई ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होकर इधर आएगा, ये डिलोकलाइज हो, साइक्लिक डिलोकलाइजेशन है, प्लेनर है, तभी तो आप उसको एरोमेटिक बोल रहे हो। मैंने क्या किया, मैंने दो कंपाउंड बना लिए। मैंने कहा एक मेरे पास ये है और एक मेरे पास ये है, और फिर एसिडिक स्ट्रेंथ को अपन ने पूछा कि भाई एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ दोनों में से किसका ज्यादा होगा। इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, भाई इधर भी 2 हाइड्रोजन है अपने पास, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, इधर भी एरोमेटिक बनेगा। तो अपन कहेंगे देखो दोनों में एरोमेटिक बन रहा है, लेकिन एक में मैंने यहां पर CF3 लगा दिया और दूसरे में मैंने यहां पर CCl3 लगा दिया। अब अपन को पता है कि इसमें एरोमेटिसिटी के अलावा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी होगा, वो भी -H। और -H का मतलब है नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी बढ़ाना। भाई माइनस होगा तो नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। अब जब अपन कहेंगे कि भाई इसमें डिलोकलाइज होके, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होगा अपने पास, यहां पर अपन प्रोटॉन को हटाएंगे तो यहां नेगेटिव चार्ज बनेगा। ठीक है, ये प्रोटॉन हटाया अपन ने तो नेगेटिव चार्ज बना, और ये नेगेटिव चार्ज बनेगा तो अपन इसको डिलोकलाइज करके बताएंगे कि भाई ये यहां डिलोकलाइज होगा। अब हमें ये चेक करना है कि इस कार्बन एटम पे दोनों में ही नेगेटिव चार्ज आ सकता है, किसका -H इफेक्ट ज्यादा होगा, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, वो चीज हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मैंने आपसे कहा -H इफेक्ट इन दोनों का होगा। अब आपको बताना है कि दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो अपन कहेंगे जिसका -H इफेक्ट, बिकॉज इंडेक्ट इफेक्ट तो वीकर होता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से, तो दोनों में से ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट किसका होगा, अब ये बताना है आपको। जिसका -H इफेक्ट ज्यादा होगा अपन कहेंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी 9 की। एरोमेटिक तो दोनों ही है, हमें डिफरेंस ढूंढना है। तो इन दोनों में से किसका -H इफेक्ट ज्यादा बताएंगे अपन, ए का या बी का? बी का। ए का। ए में तो CF3 है और F पे नेगेटिव चार्ज भी ज्यादा स्टेबल होगा, तो फिर बी का किसने बताया था भाई? बी किसने बताया था और क्यों बताया था, ये तो बताओ। नहीं ठीक है सर। नहीं, तू करेक्ट है इसलिए तुझसे पूछ रहा हूं भाई, करेक्ट तुम हो इसलिए तुमसे पूछ रहा हूं कि भाई तूने क्या सोच के बोल दिया। Cl का साइज बड़ा है, वेरी गुड, नेगेटिव चार्ज उस पे जाएगा। बिल्कुल उस पर नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स ज्यादा होगा, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो करेक्ट था, इसलिए मैंने तुमसे पूछा कि यार तुम मतलब क्या सोच के बोले। यार अपन को पता है ना, अपन ने कई बार पढ़ा हुआ है। बताओ इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है, या नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं। कई बार मैंने आपसे पूछा है, पहले भी पढ़ा होगा। भाई मेरे पास ऐसे गिवन है O नेगेटिव और मेरे पास ऐसे गिवन है S नेगेटिव, बताओ नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल किस पे होगा। मैंने आपको बताया रेजोनेंस फिनोमेना, रेजोनेंस फिनोमेना में एग्जांपल दिया मैंने आपको, मुझे याद है वो कार्बोनेट बनाने के बाद, राइट ना। तो नेगेटिव चार्ज जब सेम, अगर मैं इन दोनों में पूछता बताओ नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, अगर 1 और 2 में पूछता कि बताओ नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल किस पे, ऑक्सीजन पे, बिकॉज दोनों ही सेम पीरियड्स को बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर पीरियड का नंबर डिफरेंट है, अगर पीरियड का नंबर डिफरेंट है तो बड़े एटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा डिस्पर्स होगा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। और इस पे अगर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होगा तो नेगेटिव चार्ज Cl पे आएगा, जबकि इसमें नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन पे आएगा। इसका -H इफेक्ट ज्यादा होगा उससे, तो फिर ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी बी का ज्यादा होगा। ये होना चाहिए। तो लाइक दैट हाइपर कॉन्जुगेशन में अपन से क्वेश्चन के, इससे अच्छा क्वेश्चन अपन को हाइपर कॉन्जुगेशन में फंसाने के लिए और नहीं बना सकते वो -H इफेक्ट में, जनरली दोनों में ही होता है। अब उसके अलावा और किसी में होता नहीं है, तो अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता फिर, क्योंकि और इसके अलावा अपन से कोई क्वेश्चन, इसलिए मैंने एग्जाम्पल ही ले लिया।
कि किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और हमको कैसे फंसा सकते हैं क्वेश्चन में। एग्जाम्पल लेके ही खत्म कर दिया, राइट। इंडक्टिव इफेक्ट में मुझे नहीं लगता कुछ बताने की जरूरत है। Inductive effect, everybody knows that plus I effect, minus I effect. Plus I effect, when the electron density is shifted towards the organic compound, it is plus. When the electron density is withdrawn from the organic compound, it is minus. We all know that. अब अपन एग्जाम्पल पे चलते हैं। पहले मैं क्या करूंगा, इनका एग्जाम्पल लूंगा, इनका एग्जाम्पल ले लेता हूं, इनका एग्जाम्पल ले लेता हूं, लाइक दैट। तो अपन पहले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपन मिक्स एग्जाम्पल, फिर मैं रैंडमली जितना चाहूं, मतलब फिर आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप पूछ लेना। पहले मैं एक बार थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूं, फिर देखते हैं क्या करना। अब एग्जाम्पल्स में, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट में तो काफी सारा मैंने आपको वहां पर बताया भी था कि कैसे अपन इंडक्टिव इफेक्ट को चेक कर सकते हैं। वैसे मेनली इंडक्टिव इफेक्ट में तो कार्बोक्सिलिक इंडक्टिव इफेक्ट का ज्यादा कुछ यूज होता नहीं। एग्जाम्पल अगर अपन लिखेंगे तो क्वेश्चंस के थ्रू लिख लेते हैं। दैट इज अपन स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात कर लेते हैं पहले। अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करेंगे तो विल राइट दैट मेरे पास एक गिवन है, जैसे आर सी डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज असाइलियम आयन, सबको पता है। और बी अपन को पता है, दैट इज आर सी ट्रिपल बॉन्ड ओ पॉजिटिव चार्ज। मैंने कुछ नहीं किया, बस एक इधर डिलोकलाइजेशन किया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का। अगर एडजेसेंट एटम के पास लोन पेयर है और साइड में पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्टेट कंप्लीशन होगा। तो ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी बताएंगे अपन, ए की या बी की? बी की। बी की स्टेबिलिटी, बिकॉज ऑक्टेट कंप्लीशन की वजह से ना, तो अपन कहेंगे भाई बी ज्यादा स्टेबल है ए से, बिकॉज बी में ऑक्टेट कंप्लीशन है। तो अपन कहेंगे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, उसमें तो वो अनस्टेबल नहीं होगा, नहीं होगा ना अनस्टेबल, किसने कहा? लेकिन अगर ऑक्टेट कंप्लीट है सभी एटम का तो वहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, अपन हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। तो ऑक्टेट कंप्लीशन को हमें ज्यादा प्रायोरिटी देना है। वैसे भी अपन ने कंपाइल करके लिखा हुआ है, अपन उसको लिखेंगे। किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे एक पॉजिटिव चार्ज आ सकता है अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो। और जो इम्पॉसिबल डिलोकलाइजेशन है वो ये है, इम्पॉसिबल डिलोकलाइजेशन, उसको ध्यान रखो। हम कभी ये नहीं कर सकते, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और CH डबल बॉन्ड O, मतलब ये डिलोकलाइजेशन कभी नहीं हो सकता, ये डिलोकलाइजेशन कभी नहीं हो सकता, ये डिलोकलाइजेशन कभी नहीं हो सकता। अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर है, ये डिलोकलाइजेशन कभी नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर है। Why it is so? Because इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, ये कभी नहीं हो सकता। सो एक तो इम्पॉसिबल डिलोकलाइजेशन, एक तो इस टाइप से अपन बताएंगे जो डिलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं। दूसरा अपन कहेंगे कि कभी भी ना डिलोकलाइजेशन ऐसे भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि अगर हमारे पास ऐसे गिवन है, सपोज हमारे पास ऐसे गिवन है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH और NH, H और H, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये डिलोकलाइजेशन कभी पॉसिबल नहीं होगा। बट ऐसे बता सकते हैं अपन, ये हो जाएगा। अगर आप कहोगे कि सर फिर क्या ये हो सकता है, तो अपन कहेंगे ये होगा ना, क्या प्रॉब्लम है इसमें, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ये क्यों हो सकता है? बिकॉज P के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल्स, नाइट्रोजन के पास 4 ही ऑर्बिटल थे, एक S और 3 P, 4 बॉन्ड बने हुए, D होता नहीं है, तो डिलोकलाइजेशन होगा ही नहीं उसका। मतलब ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि उसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल है अभी, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये डिलोकलाइजेशन नहीं होगा, राइट। ये डिलोकलाइजेशन पॉसिबल है। इवन अगर हम कहेंगे कि हमारे पास ऐसे गिवन है तो ये डिलोकलाइजेशन पॉसिबल है क्या, इधर पॉजिटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन पॉसिबल है क्या, कहेंगे अपन बताएंगे ना, हाँ होगा ना, वाइट इज सो, तो अपन कहेंगे ना इसके पास एक लोन पेयर है, इसको ऐसे शिफ्ट कर देते हैं ना, तो पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज हो गया ना। हमने नाइट्रोजन का ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं किया, पहले भी कंप्लीट था, अभी भी पॉजिटिव चार्ज हटाऊंगा तो भी कंप्लीट है,
हम कभी भी ऐसा कोई डिलोकलाइजेशन नहीं कर सकते जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हो और उनका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, तो ऐसा इम्पॉसिबल है, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। वो स्ट्रक्चर वो कभी नहीं बनाएंगे जिनमें उनका ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट हो और पॉजिटिव चार्ज भी आ जाए। एक पॉजिटिव चार्ज आएगा चलेगा, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे एक से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कभी एक्सपैंड नहीं होगा बिकॉज दे डजंट हैव डी ऑर्बिटल्स। तो ये वो स्ट्रक्चर है जो अपन कभी नहीं बनाएंगे। दूसरे सर वो एग्जांपल एन पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आया? किस पे? एन पे इधर ना लिख लेते हैं ना, कोई नाइट्रोजन पे। ये ले ऐसे करते हैं पॉजिटिव चार्ज, वो डीलोकलाइजेशन होगा, है ना, फिर भी उस पर डीलोकलाइजेशन है, मतलब लगा देते हैं ऐसे हाइड्रोजन देके, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन उसका पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है। नाइट्रोजन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है और उसके वही डबल बॉन्ड से भी अटैच्ड है, डीलोकलाइजेशन होगा, लेकिन अगर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और वो डबल बॉन्ड से अटैच नहीं है, डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है ना, तो बता सकते हैं भाई ऐसे। अब मेरे पास दूसरा स्ट्रक्चर ऐसे सपोज मेरे पास ऐसे गिवन है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, और इधर मैं लिख लेता हूं NH, और B में लिखता हूं दैट इज CH3CH अब पॉजिटिव चार्ज, और इसमें लिखता हूं OH, और एक Cl भी लिख लेता हूं मैं इधर ना, C लिख लेता हूं दैट इज CH3CH अब पॉजिटिव चार्ज, और इसमें मैं लिख लेता हूं SH। तो इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर अपन कैसे बताएंगे? ये स्ट्रक्चर्स ध्यान रखना है, ये इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर, ये पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, तो इम्पॉसिबल डीलोकलाइजेशन मैंने आपको बताया। फिर अपन लिख सकते हैं दैट इज, अब इसमें अगर अपन को चेक करना है तो देखो भाई, पहले जब भी अपन कोई पॉजिटिव चार्ज देखेंगे तो पहले तो अपन ये देखेंगे कि लोन पेयर्स कितने हैं, लोन पेयर्स कितने हैं, ये भी लोन पेयर्स कितने हैं। Positive charge present on the atom adjacent to atom which is having a lone pair will have high stability. अगर मैं डीलोकलाइजेशन नहीं भी करूंगा तब भी स्टेबिलिटी बताऊंगा कि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, लोन पेयर वाले एटम के साइड में फॉर्म हो रहा है। जैसे सपोज कभी अपन इसको ऐसे यूज करेंगे ना कंपाउंड, अपन को ऐसे गिवन है और अपन से कहा गया H+ आयन अटैक करेगा, अपन को पता है 1 और 2 दोनों में से किसी पे भी पॉजिटिव चार्ज बना सकता हूं, ये डबल बॉन्ड पे पहले तो इसी पे अटैक करेगा, पहला तो इसी पे अटैक करेगा 100%, क्योंकि वहां उसको फ्री में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और यहां पर उसे बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन यहां अटैक करने के बाद क्या, ये वाला तो पार्शियल डबल बॉन्ड है बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन, तो ये बॉन्ड तो अपन ब्रेक करेंगे नहीं, इस बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं लेकिन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाना मुश्किल होगा, कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। तो SN2 टाइप रिएक्शन में कर सकता हूं, लेकिन अगर आप कहोगे HCl है तो अपन कहेंगे फिर HCl का एडिशन ही करते हैं, एडिशन रिएक्शन। तो अपन कहेंगे बिकॉज Cl जो होगा उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जनरली शो नहीं करता है ईथर्स में बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक, वीक एसिडिक स्ट्रेंथ। HI होता तो मैं ऐड कर देता, SN2 रिएक्शन से अटैक करवा देता, बट अभी हम चेक कर रहे हैं कि भाई अगर हमें कार्बोकेटाइन फॉर्म करना है तो 1 और 2 में से मैं 1 पे फॉर्म करूंगा कार्बोकेटाइन, व्हाट इज सो ऑक्टेट कंप्लीशन होगा ना, ऐसे बनेगा ना पॉजिटिव चार्ज। तो और अगर उसकी जगह ऐसे प्रेजेंट होता तो अपन को पता है फिर अपन वहां फॉर्म नहीं करते हैं, अगर डबल बॉन्ड हो पता है और CH3 अपन ऐसे लिखते हैं तो अपन को पता है, फिर इस केस में मैं HCl से H+ आयन इस पे कभी नहीं बनाऊंगा, 1 पे कभी नहीं बनाऊंगा। 1 पे क्यों नहीं बनाओगे, तो अपन कहेंगे भाई 1 पे अगर मैं बनाता हूं तो जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा वो डीलोकलाइज तो होगा नहीं। डीलोकलाइज क्यों नहीं होगा, क्योंकि इम्पॉसिबल है ना, ये तो अभी आपने बताया कि ये डीलोकलाइजेशन कभी पॉसिबल नहीं होता। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ये तो इम्पॉसिबल डीलोकलाइजेशन है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर ये नहीं हो सकता तो अपन कहेंगे भाई इसका माइनस इफेक्ट तो होगा ना, तो फिर यहां पर तो स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी,
उससे अच्छा होता है हम पॉजिटिव चार्ज यहां बनाते, स्टेबिलिटी तो रहती है पॉजिटिव चार्ज की। तो हमें पता है वेयर वी आर गोइंग टू यूज दिस कंसेप्ट्स। जो स्टेबिलिटी वाले पार्ट आप मुझे बता रहे हो सिर्फ स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल थोड़ी बता रहे हो, आप मुझे ये बता रहे हो कि जब रिएक्शन करेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शंस तो उनमें कार्बोकेटाइन के रिएक्शन को कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। भाई अगर ये दोनों ज्यादा स्टेबल है तो आप मुझे ये पूछोगे बताओ दोनों में से किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो आप मुझे ये पूछने वाले हो। फिर अगर 1 और 3 में कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी चेक करूंगा, अगर दोनों में से रिएक्टिविटी मुझे एक साइड पे एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें मेरे पास ऐसे गिवन है, अब मुझे HCl का एडिशन करना है तो यहां करूं या यहां करूं, कैसे डिसाइड करूं। तो कहूंगा भाई इधर अटैक करेंगे H प्लस साइन को तो 1 पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, उधर अटैक करेंगे तो 3 पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा। चलो देखते हैं स्टेबिलिटी ज्यादा कहां है। जहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वहां अटैक करेगा, वहां कार्बोकेटाइन बनाऊंगा, उसी पे Cl ऐड कर दूंगा, लाइक दैट। तो चलो देखते हैं, अपन पहले स्टेबिलिटी की बात करते हैं फिर ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात करेंगे। लेकिन ये जो भी हम पढ़ेंगे वो ऑर्गेनिक रिएक्शन को सोच के ही पढ़ेंगे। ये फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन में यूज करते हैं। अपन से पूछेंगे बताओ दोनों में से कौन सा एसाइलियम आइन बेंजीन पे अटैक करेगा, ये वाला ज्यादा करेगा, इसमें ऑक्टेट कंप्लीशन अमाउंट इसका ज्यादा होगा, तो दिस कैन बी यूज्ड एज एसाइलियम आइन। ये भी यूज हो सकता है, ये भी यूज हो सकता है, दोनों है, लेकिन ये ज्यादा अमाउंट में होगा। प्रोडक्ट दोनों में सेम बनेंगे, नो डाउट। चलो स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो अपन कहेंगे देखो भाई यहां तो आप इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर लोगे, आपने ऑक्टेट कंप्लीट किया, आपने ऐसे बनाया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये आपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। इधर भी ऑक्टेट कंप्लीट करूंगा तो इधर भी मैं बना दूंगा ऐसे डबल बॉन्ड OH, इधर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। और उधर भी अपन लिखेंगे तो उधर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो अपन लिखेंगे भाई इधर भी पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड S, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बन जाएगा अपने पास। तो अपन कहेंगे बताओ भाई पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा किसमें है, तो ऑक्टेट कंप्लीशन करने के बाद ही चेक कर लेंगे अपन, क्योंकि अलग अलग थे ना। अगर सभी आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे जैसे ये दोनों मुझे गिवन है कि बताओ दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन, तो कहूंगा ये वाला, इसमें कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसमें सभी एटम के ऑक्टेट कंप्लीट है। और आपने कहा था जिस स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कंप्लीट हो वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। अगर इन दोनों के बीच में ही पूछूंगा तो इसको बता दूंगा, लेकिन अभी तो आप अलग अलग कंपाउंड में पूछ रहे हो, आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थोड़ी है। कई बार हमको क्वेश्चंस देते ना कि वो आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और हमसे पूछेंगे, तो अपन कहेंगे इन दोनों में स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा, सारे एटम के ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वही सॉल्व होगा। इधर अपन चेक करेंगे तो अपन कहेंगे देखो भाई इसका एम्प्टी 2p ऑर्बिटल इसके 2p ऑर्बिटल से ओवरलैप किया तो 2p ओवरलैपिंग होगा, ये बॉन्ड फॉर्मेशन। इधर भी 2p ओवरलैपिंग है बॉन्ड फॉर्मेशन में। इधर इसका 2p ऑर्बिटल इसके जो लोन पेयर है ना वो 3p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे, 3s2p4 सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फिर अपन कहेंगे भाई आपने बताया था कि इसमें ओवरलैपिंग 2p ओवरलैपिंग अच्छा होता है, तो जितना ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा उतना ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगा, उतनी कम एनर्जी होगी मॉलिक्यूल की। तो इसमें तो ओवरलैपिंग भी सेम है, 2p ओवरलैपिंग इसमें भी है, 2p ओवरलैपिंग इसमें भी है, तो ठीक है भाई। अगर ओवरलैपिंग सेम है तो आपने कहा था कि उसके बाद फिर आप चार्ज की स्टेबिलिटी चेक कर लेना, कौन कौन सा चार्ज है इधर, ये नाइट्रोजन है ये ऑक्सीजन है, दोनों एक ही पीरियड से है, ठीक है। इस पे पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबल होगा, इस पे ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब A इज मोर स्टेबल देन B। वो तो कम स्टेबल है बिकॉज उसमें 2p 3p ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग से चेक करूंगा, सभी में ऑक्टेट कंप्लीट है, अगर सभी में ऑक्टेट कंप्लीट है तो ओवरलैपिंग चेक करूंगा, अगर ओवरलैपिंग सेम है तो स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज चेक करूंगा। अभी स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज तो सेम नहीं हो सकता ना, एटलीस्ट एटम तो डिफरेंट होंगे तभी तो डिस्कस कर रहे हैं, वेरिएबल टोटल। नेक्स्ट वीक अब अगर सपोज मेरे पास ऐसे गिवन है तो आप मुझे बता सकते हो द स्टेबिलिटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर what will be the stability order in among these molecules, what will be the stability order among these molecules.
इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर अपन कैसे बताएंगे? तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अमंग द मॉलिक्यूल्स, तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा? तो चेक कर लेते हैं आंसर अपने पास क्या आया। DBCA। DBCA मतलब उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। इसमें हाँ सर। ओवरलैपिंग, इसमें भी ओवरलैपिंग, इसमें भी ओवरलैपिंग, लेकिन ये दोनों 2p2p था, ये 2p3p ओवरलैपिंग है। इसमें देयर इज नो ऑक्टेट कंप्लीशन, इसमें ऑक्टेट कंप्लीशन हो ही नहीं सकता। इन सब में ऑक्टेट कंप्लीशन हो सकता है, तो इन सब की स्टेबिलिटी ज्यादा थी इससे, बिकॉज ऑफ ऑक्टेट कंप्लीशन। ठीक है, तो इन दोनों में अपन ने चार्ट से चेक किया, बिकॉज दोनों 2p2p था, ये 2p3p था, ऑक्टेट कंप्लीशन इसमें भी है। और इस केस में तो ऑक्टेट कंप्लीशन नहीं था, इसलिए आंसर अपना करेक्ट है। उसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर चेक कर लेते हैं। व्हाट विल बी द रिएक्टिविटी ऑर्डर? सर BAC। BAC। अगर अपन कार्बोकेटाइन बनाएंगे, बिल्कुल रिएक्टिविटी ऑर्डर का मतलब है ऑल आर हैलाइड्स। और जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो हेटेरोलाइटिकली बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो वो हमेशा बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट होगा। तो इधर कार्बोकेटाइन बनाते हैं, इधर कार्बोकेटाइन बनाते हैं और इधर कार्बोकेटाइन बनाते हैं, तो BAC विल बी द आंसर, बिकॉज ये एंटी एरोमेटिक बनेगा, बनाना मुश्किल होगा। राइट, तो अपन ऐसे भी बना सकते हैं, दैट इज नेक्स्ट वी कैन राइट रिएक्टिविटी में। ठीक है ना, तो रिएक्टिविटी फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स ऐसे कर लेते हैं अपन। अब सबको पता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स वाया कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। पहले कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है और H प्लस पहले अटैक करता है, फिर OH पे, उसके बाद वाटर लीव करता है टू फॉर्म अ कार्बोकेटाइन। तो अगर मेरे पास ऐसे लिखना है, दैट इज अल्कोहल का डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, फिर रिएक्टिविटी में अपन को रिएक्शन चेक करना होता है। तो H2SO4 में चेक कर लेते हैं अपन, तो ऐसे कर देता हूं मैं, CH3 CH2 CHOH लिख लेता हूं और C डबल बॉन्ड CH3 कर लेता हूं। थोड़ा अच्छा ही लिख लेते हैं अपन, CHOH लिख लेता हूं मैं, CH2 लिख लेता हूं, C डबल बॉन्ड CH3 लिख लेता हूं मैं। फिर मैं ऐसे कर लेता हूं, दैट इज C कर लेता हूं, दैट इज CH3 CH, इस पे OH लिख लेता हूं मैं, CH2 C डबल बॉन्ड OH लिख लेता है, ये CH3 लिख लेता है। तो इन सब में डिहाइड्रेशन का ऑर्डर बताना है अपन को कि किसमें डिहाइड्रेशन इजीली हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स।
अभी बस सारे ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर ही लिखेंगे, बताने की जरूरत नहीं। ये इस टाइप से मुझे क्वेश्चन लिखना है। तो क्या है अपने पास डिहाइड्रेशन में? ऑर्डर ऑफ फिफ्थ डिहाइड्रेशन वाला BCA आ रहा है। इसमें बी सी ए, और इधर वाला और कोई ऑर्डर ए बी सी तो लास्ट होगा। ए और बी में ही डिफरेंस, मतलब मेनली तो मैंने इन्हीं दोनों के लिए आपसे पूछा क्वेश्चन। तो अपन इसमें बता सकते हैं द आंसर विल बी, अगर अपन चेक करें तो वी आर एबल टू टेल भाई, अगर डिहाइड्रेशन कार्बोकेटाइन के थ्रू होना है, अगर डिहाइड्रेशन कार्बोकेटाइन के थ्रू होना है तो पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन बनाऊंगा। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा मेरे पास कि डबल बॉन्ड इसके कॉन्जुगेशन में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। यहां पॉजिटिव चार्ज बनाऊंगा तो यहां डबल बॉन्ड बनाऊंगा, और यहां पॉजिटिव चार्ज बनाऊंगा तो यहां डबल बॉन्ड बनाऊंगा। दोनों ही केस में कॉन्जुगेशन आ रहा है, लेकिन इसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है इसके कंपैरिजन में। इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है ना, इसका माइनस इफेक्ट होगा। इसका भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस इफेक्ट होगा, लेकिन ये माइनस इफेक्ट डायरेक्टली उस कार्बन से अटैच नहीं होगा जिसपे वो माइनस इफेक्ट वाला ग्रुप उस कार्बन पे अटैच नहीं होगा जिसपे अपन को क्या गिवन है, पॉजिटिव चार्ज। तो फिर यहां पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा है इससे। इसका मतलब है इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा इससे, राइट ना? इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा इससे, ठीक है। हाँ सर। इसका बी ए सी विल बी द आंसर। किसी को डाउट नहीं? सर सी में हम लोग ने हाँ। कार्बोकेटाइन बनाया और फिर 4 कार्बन और ऑक्सीजन के साथ एक 5 मेंबर ड्रिंक बना सकते हैं ना? कैसे बनेगा? वो कार्बोकेटाइन ऑक्सीजन पे अटैक किया और उसने वहां से कैसे ऑक्सीजन पे अटैक करेगा? कहीं भी कुछ भी अटैक थोड़ी कर लेगा। अच्छा ओके, ऑक्सीजन पे कैसे अटैक करेगा? ये वाला कार्बोकेटाइन तू चाहता है इस पे अटैक कर ले? हाँ वो ऑक्सीजन के साथ नहीं बना, हाँ, ठीक है। ये डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, इस पे अटैक नहीं होगा। हाँ, फिर क्या होगा? डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्या क्या हाँ, इधर डबल बॉन्ड बनाएगा? वो तो यूनिटाइज पहले से है, वो क्यों बनाएगा वहां डबल बॉन्ड? हाँ समझा। तो नोटिस अगर ये OH होता तो अपन सोच लेते कि प्रोटॉन की लीविंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, वो सिंगल बॉन्ड है, तो अपन वैसे सोच सकते थे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस। अभी नहीं सोच सकते। फोर्थ वाले का आंसर अपन ने ऐसे लिखा था, इसको पॉजिटिव चार्ज बनाया, इसको हटा के इसको पॉजिटिव चार्ज बनाया, और इसको हटा के इसको पॉजिटिव चार्ज बनाया। फिर अपन ने इसकी स्टेबिलिटी चेक की थी, क्योंकि आई लीव करेगा तो पॉजिटिव चार्ज। सर वो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में हाँ, वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं चेक करना है डबल बॉन्ड बना के? करो ना, किसने कहा कि मत करो, लेकिन कार्बोकेटाइन बने तो तब तो हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करो। हाइपर कॉन्जुगेशन का प्रायोरिटी इंडक्टिव से ज्यादा होता है ना? अरे प्रायोरिटी तो ज्यादा होता है भाई, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कार्बोकेटाइन बने तो, ये कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा ना क्योंकि विट्राइल ग्रुप है। हाँ। पहले कार्बोकेटाइन बनेगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन चेक कर पाऊंगा ना। कार्बोकेटाइन बनेगा कैसे? इधर तो विट्राइल ग्रुप अटैच्ड है डायरेक्टली, तो कार्बोकेटाइन नहीं बनने वाला। हाँ सर समझा।
क्वेश्चन नंबर 6. सर CBAD. सर ऊपर वाले में बी में भी तो कार्बोकेटाइन वहाँ बन रहा है, बट वो डायरेक्टली अटैच नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोग. और क्या? ठीक है. एक मिनट है, अपने पास आंसर आया था, मैं 1 मिनट रुक जाता हूं लेकिन उस आंसर को मतलब सॉल्व करने के लिए. तो ठीक है, अपने पास एक आंसर आया था, दैट इज आंसर इज, क्या बोला था एक बार फिर से बोलो भाई. CBAD. CBAD बोला था अपन को. लो भाई, ये आंसर आया था अपने पास. सी वाला तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, बाकी किसी में सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. अब इसको बना लेते हैं. इन दोनों में तो इजी हो गया मेरे लिए बताना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर वाले एटम के अगर साइड में है तो पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और अगर नेगेटिव चार्ज लोन पेयर वाले एटम के साइड में एडजेसेंट एटम पे है तो इनमें रिपल्शन की वजह से मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी. मतलब ये अनस्टेबल है, बिकॉज यहां रिपल्शन है लेकिन ये स्टेबल है. तो ए और डी में ए इज मोर स्टेबल. अब ए ज्यादा स्टेबल था डी से, क्योंकि हम कभी भी ऐसे किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज नहीं बनाएंगे जिसके एडजेसेंट एटम पे लोन पेयर अटैच्ड हो, क्योंकि उनमें रिपल्शन की वजह से अनस्टेबल होगा. हम हमेशा कोशिश करेंगे कि अगर किसी एटम के पास लोन पेयर है तो उसके साइड में पॉजिटिव चार्ज बन जाए, नेगेटिव चार्ज में, वो लोन पेयर उसको स्टेबलाइज करेगा. फिर ए और बी में डिसाइड कर लेते हैं भाई. ये वाला पार्ट तो सेम है, इसलिए इस पार्ट पे फोकस नहीं करते, इस पे फोकस करते हैं. अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पास होंगे तो उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से न्यूट्रलाइजेशन होगा, और चार्ज जितने ज्यादा न्यूट्रल होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होंगे. यहां तो चार्ज दूर दूर है तो इस नेगेटिव चार्ज का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि ये इससे न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा ना. ये सब आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जब अपन स्टेबिलिटी बताएंगे तो जैसा बना हुआ है वैसे ही बता दो. आप उसको वो मत करो कि इधर ऐसे कर देंगे, इसको ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे. नहीं नहीं, वो तो ऑक्टेट कंप्लीट कर ही रखा है आपने, को डायरेक्टली बताना. सो दिस इज हाउ वी कैन राइट योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. और मैंने जो बोलना था वो बोल दिया कि किस बेसिस पे मैंने डिसाइड किया. सबसे पहला काम मैंने चेक किया किसमें सभी एटम के ऑक्टेट कंप्लीट है, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा. अगर एक से ज्यादा एटम के ऑक्टेट कंप्लीट है तो आपको पता है, फिर अपना कंसेप्ट शुरू कर देंगे अपन. सर मैंने ए और बी के बीच में जो रीजन सोचा था, मैंने सोचा था कि बी में लीनियर कॉन्जुगेशन है, ए में अगर होगा तो क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा, तो मतलब वो गलत रीजन है ना, क्योंकि वो इस बारे में इधर गलत हो जाएगा. इधर अपन इसको ना एक वर्ड बोलते हैं, चार्ज सेपरेशन. अगर चार्ज सेपरेशन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है, वो आपस में न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे ना. इधर चार्ज सेपरेशन कम है. भाई कॉन्जुगेशन तो सभी में है ना, सभी आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ही तो है, तो कॉन्जुगेशन कैसे बताओ कि लीनियर है कि क्रॉस कॉन्जुगेशन. सर बोल. हाँ सर, वो बी वाले का ज्यादा स्टेबल कैसे हो सकता है ए वाले से? उसमें तो चार्ज सेपरेशन ज्यादा है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव का. इधर ना मैंने आपसे कहा हाँ सबसे ज्यादा stability है. उसके बाद अपन ने कहा क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीशन था सभी में, और लिखते भी जाना, आप सिर्फ आंसर नहीं लिखना है, ये वर्ड्स ही अपन को, ये यही तो लिखना है अपन को. क्वेश्चन तो अपन को सभी जगह मिलेंगे. सो ऑक्टेट कंप्लीशन, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है. अपन ऐसे लिखेंगे रीजन,
उसके बाद बिटवीन ए एंड डी, ए और डी को डिसाइड किया तो कभी भी ना एडजेसेंट एटम नेगेटिव चार्ज को ऐसे एटम के पास नहीं होना चाहिए जिसके एडजेसेंट एटम के पास लोन पेयर, तो यहां रिपल्शन होगा जबकि यहां अट्रैक्शन होगा। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन तो इधर भी है इधर भी है, डिफरेंस क्या है इन दोनों का? तो फिर स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है, तो मैंने कहा भाई ए ज्यादा स्टेबल होगा डी से। अब ए ज्यादा स्टेबल है डी से, तो चलो ए और बी में ही कंपैरिजन कर देते हैं, अगर जरूरत पड़ेगा तो इसमें चेंज कर लेंगे अपन, लेकिन हमें ये पता है कि ए ज्यादा स्टेबल है डी से। अब बी की बात करते हैं। बी में चार्ज सेपरेशन ज्यादा है। अगर बी में चार्ज सेपरेशन ज्यादा है यहां पर, तो अपन कहेंगे भाई इन दोनों में चेक करो, तो अपन कहेंगे चार्ज सेपरेशन ज्यादा है तो ए और बी में इधर चार्ज सेपरेशन कम है, मतलब ये ज्यादा न्यूट्रलाइज होंगे ये कम न्यूट्रलाइज होंगे, तो फिर ए की स्टेबिलिटी बी से ज्यादा है, बी से ज्यादा है। अब अपन बी और डी में अपन को कंपेयर करना ही पड़ा, अब बी और डी में कंपेयर कर लेते हैं। तो बी और डी में कंपेयर करूंगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज ऐसे एटम के पास है जिसके साइड वाले एटम के पास लोन पेयर है, इधर पॉजिटिव चार्ज ऐसे एटम के पास है जिसके साइड वाले एटम पे नेगेटिव चार्ज है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन तो यहां भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन यहां थोड़ा कम हो गया, लेकिन यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां मैं क्या कर सकता हूं, इधर लोन पेयर पास में है तो इधर ना पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, मतलब इसकी स्ट्रेंथ कम होगी लेकिन यहां स्ट्रेंथ बढ़ेगा रिपल्शन से। अगर स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी अगर कम हुई तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया, इससे बता देंगे अपन कि भाई फिर बी इज मोर स्टेबल देन डी, तो फिर बता देंगे भाई बी इज मोर स्टेबल देन डी, ऑप्शन बना देते हैं सी इज मोर स्टेबल देन ए इज मोर स्टेबल देन डी इज मोर स्टेबल देन डी, यही तो लिखा है इसमें। अच्छा ये गलत था, अच्छा इसने अलग अलग कर दिया, मैंने सिर्फ ये देखा इसको नहीं देख पाया, ये गलत है, यही तो एक्सप्लेन किया था मैंने। हाँ सर। बोलो लोन पेयर कभी भी, मतलब नेगेटिव चार्ज कभी भी ऐसे एटम के पास नहीं बनाना जिसके एडजेसेंट एटम के पास लोन पेयर है। भाई मैं तो ये पढ़ा कि आपको कोई वो थोड़ी पढ़ा रहा हूं, स्टेबिलिटी के अलावा बहुत कुछ बता रहा हूं। अपन से ये पूछा जाएगा ना कि बताओ कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, ये वाला हाइड्रोजन या ये वाला हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है पूछा जाएगा ना, तो अपन बताएंगे ना डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, डायरेक्टली अटैच्ड है, लेकिन उसको हटा नहीं सकता। क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि यहां अगर प्रोटॉन को हटाऊंगा तो नेगेटिव चार्ज बनेगा और एडजेसेंट एटम के पास लोन पेयर है, आपने कहा था वो कभी करना ही नहीं, इट इज अनस्टेबल, वो नहीं कर सकता, तो ये ज्यादा एसिडिक है। यहां तो नेगेटिव चार्ज बनाऊंगा तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी भी आए। तो जब अपन रिएक्शंस करेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शंस, तो उसमें यही कंसेप्ट तो यूज करेंगे, आप क्या बना सकते हो क्या नहीं बना सकते, किसको ब्रेक कर सकते हो किसको नहीं कर सकते, यहीं से तो पता चलेगा। सर बोलो। सर जैसे डी वाले में वो नेगेटिव चार्ज के बगल में लोन पेयर है तो हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन उधर लेफ्ट साइड में पॉजिटिव चार्ज भी तो न्यूट्रलाइजेशन भी तो होगा ना कुछ इसका ना, हाँ हाँ तो इसमें तो इसका न्यूट्रलाइजेशन होगा ना इससे, हाँ लेकिन यहां तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है ना, यहां तो सीधा न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज पूरा न्यूट्रलाइज हो गया। अब इतना न्यूट्रलाइज थोड़ी कर पाएगा जितना इधर अपन सोच रहे हैं कि अच्छा इधर चार्ज सेपरेशन नहीं है इधर चार्ज सेपरेशन है, चार्ज सेपरेशन चलेगा, दे आर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स। वैसे भी जब भी चार्ज सेपरेशन होता है तो अपन इसको ऐसे अज्यूम करते हैं, जब भी कॉन्जुगेशन होता है तो ये अज्यूम करता है भाई यहां पर पूरा चार्ज थोड़ी रहता है, ऐसे चार्ज रहता है, लेकिन ये तो इसको पूरा न्यूट्रलाइज कर रहा होगा ना लोन पेयर को बेंड करके, भाई ये तो पूरा न्यूट्रलाइज हो रहा है, यहां तो रिपल्शन हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो इसका इतना न्यूट्रलाइजेशन इतना नहीं हो पाएगा जितना इधर डिलोकलाइजेशन से अपन सोच रहे हैं कि अच्छा यहां ये दूर भी तो चला गया, इधर पास भी तो है पॉजिटिव चार्ज, तो यहां चार्ज सेपरेशन भी तो बढ़ गया। अगर आप रिपल्शन की बात कर रहे हो तो ये पास पास होने से एनर्जी लिबरेट भी तो होगी, लेकिन ये तो बनेगा ही नहीं ना नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर वाला हाँ पार्ट, वो तो बनता ही नहीं, वो तो हाईली अनस्टेबल होता है।
ठीक है सर। अब मैं आंसर भर लिखूंगा इसका, है आपको पता चल गया आपने क्या क्या लिखा, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया वो आप लिख के रखेंगे, क्योंकि उससे ही आप अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, मेरे पास ऐसे गिवन है। अब थोड़ा सा अपन और चेंज करते हैं इस टाइप से। अपन को अगर ऐसे गिवन है ए और बी ऐसे गिवन है, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? हाँ जी भाई। तो ये थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन वाला अपन पार्ट चेक कर लेते हैं। इसमें क्या करें? बी ज्यादा स्टेबल। बी का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, वो क्यों? ओवरलैपिंग भी ज्यादा सेम होगा। ऑर्बिटल है और उससे पहले और वो भी कंप्लीट है ऑक्टेट भी, तो उसके बाद वाला प्रायोरिटी और एरोमेटिसिटी को ही जाता नहीं है। अगर ज्यादा पॉजिटिव कार्बन लिखा हुआ है ना, रुको रुको रुको, पहले सुन लो मतलब एकदम जल्दी ए का स्टेबिलिटी ज्यादा हो। पहले सुन ले, मतलब एक मिनट रुक जा। अपन एकदम से वो नहीं करेंगे कि एकदम से मतलब बताना शुरू कर दिए। अपन इन दोनों में आप ये मत फोकस करो, आप बस ये फोकस करो कि पॉजिटिव चार्ज में किसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा न्यूट्रलाइज हो रहा है। इन दोनों में से पॉजिटिव चार्ज ज्यादा न्यूट्रलाइज किसमें होगा या स्ट्रेंथ कम किसमें होगा, क्योंकि न्यूट्रलाइज तो दोनों में नहीं हो सकता। ये रेजोनेंस स्टेबिलिटी नहीं बताना इसमें है, इसमें कोई रेजोनेंस स्टेबिलिटी नहीं है। ये पॉजिटिव चार्ज जो बेंजीन रिंग के बोर्ड के प्लेन में है, जबकि इसके पाई बॉन्ड ऐसे है और वो बोर्ड के प्लेन में। सो अपन क्या करेंगे, इन दोनों में अगर अपन को चेक करना है तो बेटर इन दोनों में चेक करते हैं। अच्छा पहले एट्थ वाले में बताओ ज्यादा स्टेबिलिटी कौन सी है, फिर मैं बताता हूँ। सर बी में एट्थ वाले माइनस आई इफेक्ट थोड़ा ज्यादा है। ए वाला होगा ए का ज्यादा होगा। ए का स्टेबिलिटी ज्यादा है। बी इन में दोनों में एसपी नहीं अपन क्या कहेंगे, देख ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, आप वो नहीं बोल सकते sp हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट। आप ये बोलोगे कि देख भाई ये नेगेटिव चार्ज है ना, इससे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड है, क्योंकि वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो वो इलेक्ट्रॉन थोड़ा विड्रॉ करेगा, इससे तो बहुत सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड है। वो माइनस है की बात कर रहा हूं, जो पुल करने की कोशिश करेंगे, पुल करने की कोशिश करेंगे, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इससे, क्योंकि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इन दोनों में चेक करूंगा, अच्छा इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो पुल करने की कोशिश करेंगे, या तो एक ही पुल करने की कोशिश करेगा उससे इलेक्ट्रॉन, तो फिर यहां तो बहुत सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अगर बहुत सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अच्छा तो फिर इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। व्हाई इट इज सो? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड होंगे तो पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ेगा, एक ही स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब मैं धीरे धीरे उस तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर सेम टाइप के स्ट्रक्चर्स में आपने यहां भी इन दोनों में पूछा और आपने यहां भी इन दोनों में पूछा, जो ऑर्डर पॉजिटिव चार्ज का होगा नेगेटिव चार्ज का ऑर्डर उसका जनरली उल्टा हो जाता है। मैं उस तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ ना जिससे मतलब अपन नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, अगर एक जैसे मॉलिक्यूल गिवन है, इधर जो गिवन है वही इधर भी गिवन है,
लेकिन इन दोनों में पॉजिटिव चार्ज लिखा था, इन दोनों में नेगेटिव चार्ज लिखा। तो जो ऑर्डर पॉजिटिव चार्ज के लिए होगा वो ऑर्डर नेगेटिव चार्ज के लिए होगा, उसका रिवर्स ऑर्डर नेगेटिव चार्ज के लिए होगा। बाद में चेक करेंगे। बट द कंसेप्ट है कि भाई इस पे नेगेटिव चार्ज है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड है, मतलब ज्यादा डिस्पर्स होगा नेगेटिव चार्ज, तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यहां वही कंसेप्ट लगाऊंगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड है तो स्टेबिलिटी कम होगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं तो पॉजिटिव चार्ज को भी बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके, बता सकते सर हैं। सर एक डाउट था, 8 वाले में ऐसा नहीं बोल सकते कि वो जो बेंजाइड से नेगेटिव चार्ज अटैच्ड है, वहाँ पे बेंजीन रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो वो उसको रिपेल करेगी नेगेटिव चार्ज को, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप बोल रहे हैं, हाँ वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से ही तो वो कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा। अच्छा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से ही तो वो कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अपन माइनस इफेक्ट थोड़ी बोल रहे हैं, इसमें डबल बॉन्ड में माइनस इफेक्ट होता ही नहीं, तुम ये बोल सकते थे। लेकिन हम डबल बॉन्ड की बात ही नहीं कर रहे, हम तो ये क्लाउड की बात कर रहे हैं। तो सारे कार्बन एटम एक ही जैसे हो गए ना इसमें, तो जो ये है वही ये है, वही ऐसे ही, मतलब सारे कार्बन एक जैसे हैं हमारे लिए। तो वो सारे कार्बन मिलकर उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा बता रहे सर हैं। बोलो। 7th वाले में जो बी वाला है उसमें जो पॉजिटिव वाला कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलेंगे? ये वाला कार्बन, हाँ अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है अपन को तो इसमें sp2 बताऊंगा ना। अच्छा 120 है sp ना में बॉन्ड। हाँ 120, लेकिन सर सिग्मा बॉन्ड्स तो 2 ही बना है ना उसने। हाँ, लेकिन एक जो एम्प्टी ऑर्बिटल है उसमें भी अपन को बताना पड़ेगा ना sp। ये बॉन्डिंग से बताते हैं अपन हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्डिंग थोड़ी बताते हैं, वो तो गलत हाँ हाँ तरीका है। वो अच्छा तो हम इसलिए करते हैं कि अपन को पता है। अगर आप ऐसे बना के दे दो मुझे, आप कहोगे मेरे पास ये है, अच्छा। बनाया ना अपन नहीं ने ऐसे पहले। मैं सोच रहा था कि मतलब उसमें वो पॉजिटिव चार्ज है इसलिए वो sp हाइब्रिडाइजेशन है, और मतलब sp में तो लीनियर होना चाहिए लेकिन उसमें लीनियर एंगल होना स्ट्रेन है इसलिए वो अनस्टेबल है। मैं वैसे सोच रहा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो पार्ट अपना कार्बिन में आएगा ना, अपन कार्बिन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अपन बेंजाइन। बेंजाइन में बताऊंगा ना कि था। हाँ अपन वो थोड़ा सा ऐसे पूछोगे, मैं इसको भी sp3 बताऊंगा। आपने पिरामिडल क्यों बनाया? ओके, नेक्स्ट बताओ। सर तो बी में बैक नाइन्थ, बॉन्डिंग, नाइन्थ वाले में बी ज्यादा स्टेबल, बी बी ग्रेटर कौन देन, सा? बी बी ग्रेटर देन ए। बी हाँ इसमें पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग, हाँ 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 पी पर डी पर। इसमें पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग, क्योंकि अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा फिर? फिर ए होगा। फिर ये होगा। अब ए ज्यादा स्टेबल। अच्छा, अभी आपने बताया था कि भाई पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है तो नेगेटिव चार्ज उल्टा हो जाएगा अगर सेम मॉलिक्यूल पूछा है तो। इसमें ऑक्टेट कंप्लीशन ना, और बैक बॉन्डिंग, हाँ बैक बॉन्डिंग। राइट ना? भाई बैक बॉन्डिंग में एक जैसा, दोनों में बैक बॉन्डिंग है, लेकिन इसमें 2p ओवरलैपिंग होगा, इसमें 2p ओवरलैपिंग होगा। 2p ओवरलैपिंग होगा, इसका 2p ऑर्बिटल इसके 2p लोन पेयर जो 2p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे उससे ओवरलैप करेंगे, और ये 2p ओवरलैपिंग है। इसमें बैक, इसमें क्या था, p पाई डी पाई, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल होता है ना। अभी फास्फोरस में बताया था ना पॉजिटिव चार्ज था, कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो डिलोकलाइजेशन नहीं होगा। बताया था ना एक स्ट्रक्चर, जब मैंने लिखा था इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर्स। तो यहां पर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा इसलिए क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग है, और इसमें इसकी स्टेबिलिटी, बी की स्टेबिलिटी ज्यादा इसलिए है बिकॉज ऑफ पी पाई डी पाई।
इन दोनों में। ये तो इजी है काफी। ये माइनस एच वाला ही है जो आपने बिल्कुल, ये माइनस एच इफेक्ट डायरेक्टली ना जो अपन ने पढ़ा वही है। बिल्कुल, इसमें अपन को कोई ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अपन नहीं बता सकते। अपन बता सकते हैं बी का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा इस माइनस एच इफेक्ट। सर एक डाउट था सर, नाइन्थ बोल। में जो बी वाला है, जब सेंट्रल एटम से टर्मिनल एटम पे इलेक्ट्रॉन जाता है फिर भी उसको बैक बॉन्डिंग बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग एक्चुअली जनरली तो बैक बॉन्डिंग वो होता है कि भाई अदर एटम से इलेक्ट्रॉन आना चाहिए सेंट्रल एटम में। बैक बॉन्डिंग तो ये करता है, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो अपन उसे बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। बट होता क्या है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल अगर हो रहा है, अगर एक के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है और एक के पास लोन पेयर है, तो इसको भी अपन बैक बॉन्डिंग बोलेंगे, इसको भी अपन बैक बॉन्डिंग बोल सकते हैं। इसके पास लोन पेयर है और इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, मतलब दो एटम में अगर मिक्सिंग होगा तो अपन बैक बॉन्डिंग बोल देंगे उसको, किसी पे भी कर सकते। बट रियलिटी में तो अपन को बैक बॉन्डिंग यही बोलना चाहिए, लेकिन जो भी मतलब जो भी क्वेश्चंस आए ना जेई में, उसमें उन्होंने दोनों को कंसिडर किया बैक बॉन्डिंग, तो अपन फिर उनको गलत थोड़ी बोल सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो बैक बॉन्डिंग का मतलब है कि भाई सेंट्रल एटम बॉन्डिंग करेगा, अगर उसे भी कहीं से इलेक्ट्रॉन मिलता है तो बैक बॉन्डिंग उसको बोलना चाहिए। जैसे सिनर्जिक बॉन्ड था मेटल कार्बाइड्स में, वो बैक बॉन्डिंग, दैट्स अ सिनर्जिक बॉन्ड। तो अगर लोन पर कोई अदर एटम सेंट्रल एटम को दे तो अपन को उसको बैक बॉन्डिंग बोलना चाहिए, लेकिन अपन इसको भी बैक बॉन्डिंग में बोलते हैं क्योंकि उन्होंने बोलो। सर सर 8 वाले में बी सर वाला जो एट स्ट्रक्चर है उसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो तो बेंजीन रिंग के प्लेन में है ना, तो फिर हाँ, उसमें आपने बोला कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है इसलिए वो नेगेटिव चार्ज ज्यादा डिस्पर्स हो रहा है, वो कैसे, मतलब वो तो प्लेन में है ना। डिस्पोज होने का मतलब आई इफेक्ट से भी होता है, इसका मतलब सिर्फ ये अच्छा कि वो डिस्पोज होना सिर्फ रेजोनेंस फिनोमेना से ही होगा। अब इसको हटाया प्रोटॉन को तो ये इलेक्ट्रॉन बन गए, तो उसी प्लेन में बना जिस प्लेन में हाइड्रोजन था, और हाइड्रोजन बेंजीन रिंग के प्लेन में था। ये क्लाउड है हाँ इलेक्ट्रॉन का। ये नेगेटिव चार्ज, ये कार्बन भी अपनी अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा नेगेटिव चार्ज को, ये भी पुल करने की कोशिश करेगा। अगर ये दोनों पुल करेंगे तो ये भी पुल करने की कोशिश करेंगे, और ये दोनों पुल करेंगे तो ये भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये थर्ड कार्बन एटम है। हाँ। सर इसमें जब जो रेजोनेंस नहीं क्लाउड होगा? बन रहा है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड बन रहा है जो डेंसिटी है वो तो परपेंडिकुलर रहेगी ना वो नेगेटिव चार्ज के इससे। हाँ, ये तो क्लाउड जो बन रहा है वो हाँ तो perpendicular है, हमने रेजोनेंस की बात ही हाँ नहीं की। ठीक कोई कुछ हाँ और भी ठीक बोल, है, समझा समझा। कोई कुछ सर और मैं बोल। पूछा था इसमें रेजोनेंस नहीं होगा? नहीं बेटा, रेजोनेंस कैसे होगा इसमें? बेंजीन रिंग तो ऐसे है ना, ये हाइड्रोजन से। बेंजीन रिंग के जो पाई ऑर्बिटल्स हैं वो तो ऐसे हैं ना, उससे परपेंडिकुलर। और हाइड्रोजन जो होगा वो तो ऐसे होगा ना, ये हाइड्रोजन है। तो ये ऑर्बिटल आपस में एक ही प्लेन में है ना, हाँ सर तो समझा। ठीक है, तो उसमें कॉन्जुगेशन नहीं था। ठीक है, अपन नेक्स्ट लिखते हैं, दैट इज अगर स्टेबिलिटी की बात जैसे कर रहे थे अपन 11th 12th क्वेश्चन निकला था। अगर मेरे पास मुझे बताना है भाई, रेजोनेंस एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं, मेरे पास एक कंपाउंड है जिसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। सो कंपाउंड हैज 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना, 1 2 3, ये स्ट्रक्चर्स हैं इसके। इनकी एनर्जी मुझे गिवन है E1 E2 E3, और एक मुझे गिवन है रेजोनेंस हाइट, और इसकी एनर्जी E0 है। मुझे गिवन है E1 is greater than E2 is greater than E3, then resonance energy is equal to क्या?
इसमें आप रेजोनेंस एनर्जी क्या बोलोगे? ऑप्शन भी लिख सकते थे, E3 E1 minus माइनस E0. E नॉट माइनस E। एक ही बात है, अच्छा, वो हाँ। तो ज्यादा ही होगा। तो अपन रेजोनेंस एनर्जी किसका है? इन दोनों का बोलोगे ना, हाँ सर। है ना? सो ठीक है भाई, मतलब आपने मुझे ये कहा कि रेजोनेंस एनर्जी इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, है ना, रेजोनेंस हाइब्रिड एंड मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये बोला आपने मुझे। ठीक है, मैं एक दूसरा क्वेश्चन कर लेता हूं। मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है और यहां पर मैंने पॉजिटिव चार्ज लिखा और यहां पर मैंने लिखा स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल कार्बोकेटाइन पढ़ रहे हैं अपन। तो मेरे पास एक ये है बेंजाइल कार्बोकेटाइन में, दैट इज लाइक दिस, द बेंजाइल कार्बोकेटाइन OCH3 है और एक अपने पास ऐसे गिवन है CH2 पॉजिटिव चार्ज है और विल राइट लाइक दिस OCH3 है और एक बेंजाइल कार्बोकेटाइन भी लेते हैं, ये अपने पास गिवन है। तो इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर अपन कैसे बताएंगे? CADB। CADB देखो, CADD। अपन एक बार चेक कर लेते हैं, मैं एक बार चेक कर लेता हूं कैसे। मैंने आपको साफ साफ बताया हुआ है क्लियरली कि अगर बेंजीन रिंग से कोई एटम अटैच्ड है और उस एटम के पास, या कोई भी एटम ABCD मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन है तो वो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, इट इज अ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। और अगर कोई ऐसा एटम अटैच्ड है जिससे कि जिसपे पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हो, तो अपन को पता है, मैंने आपको बताया, अगर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो विड्रॉइंग ग्रुप होगा, मतलब उसका माइनस एम इफेक्ट होगा, इट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, ठीक है। अब इन कंपाउंड्स में जो अपन को बेंजाइलिक ग्रुप कंपाउंड गिवन होता है, जो बेंजाइलिक कंपाउंड गिवन होता है जिनमें बेंजीन होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि भाई इधर डिलोकलाइजेशन शो करूंगा तो नेगेटिव चार्ज इधर आएगा। अपन को एक बात पता है कि अगर आप एक बार डिलोकलाइजेशन शुरू करोगे तो डिलोकलाइजेशन शुरू करने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज होता है, पहले भी मैंने आपको बताया कि भाई पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज होने के बाद ऐसे ना, अगर अपन ने एक डिलोकलाइजेशन किया, अब ये पॉजिटिव चार्ज आपका ऐसे अल्टरनेट एटम पे डिलोकलाइज होगा एंड वी आर एबल टू राइट दैट कि कैसे अपन डिलोकलाइजेशन बता सकते हैं। अगर इसके इलेक्ट्रॉन के डिलोकलाइजेशन से इस एटम पे चार्ज आया, पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो नेगेटिव चार्ज आया अपने पास, इलेक्ट्रॉन देगा तो, और अगर ये देगा तो इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ऑब्वियसली बात है अपन कहेंगे इस पे तो चार्ज आ रहा है। अगर इस एटम पे चार्ज आएगा तो अपन कहेंगे कि इसका प्लस एम इफेक्ट है। लेकिन अगर इस एटम पे चार्ज नहीं आया, अगर उस एटम पे चार्ज नहीं आया, तो इसमें इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, तो इस पे तो चार्ज नहीं आएगा, तो फिर इसमें प्लस एम इफेक्ट नहीं कंसिडर करेंगे अपन। इसमें प्लस एम इफेक्ट होगा क्या, तो अपन कहेंगे ठीक है आप चेक कर लो डबल बॉन्ड बना के, आपकी मर्जी, ये डबल बॉन्ड मैं कहीं भी बना सकता हूं, जरूरी थोड़ी ऐसे ही बनाना है, मैं तो कहीं भी बना सकता हूं अल्टरनेट। तो जब इस पे शिफ्ट करूंगा तो नेगेटिव चार्ज इस पे बनेगा, मतलब इस पे चार्ज आया तो इसमें प्लस एम इफेक्ट होगा। तो किसी भी ग्रुप का, किसी भी जो भी अपन ग्रुप अटैच करेंगे उसका एम इफेक्ट होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है चार्ज से। अगर इस एटम से जिससे कि ये बेंजाइलिक कार्बन अटैच्ड है, अगर या जिसके लिए अपन पढ़ रहे हैं, जिसका स्टेबिलिटी पढ़ रहे हैं या कुछ भी, तो अगर उस कार्बन एटम जिससे वो अटैच्ड है बेंजीन के, उस कार्बन पे अगर चार्ज आया तो एम इफेक्ट है। जैसे यहाँ नेगेटिव आ रहा है तो अपन ने प्लस एम लिख लिया, अगर प्लस आ रहा होता है इस पे तो अपन माइनस लिख लेते हैं, माइनस एम लिख लेते हैं,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा होता फिर। तो इन दोनों में प्लस एम है। उसके बाद अपन कहेंगे देखो भाई, अगर ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में कार्बन अटैच्ड होता है, अगर इससे कोई भी ऐसा कार्बन एटम अटैच्ड है बेंजीन से, कोई भी या कोई भी ऐसा एटम अटैच्ड है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा हो, तो फिर अपन कहेंगे इस ग्रुप का मैं माइनस आई भी अचीव करूंगा। इसके पास लोन पेयर है तो मैं कहूंगा ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए इसका प्लस एम है, लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस कार्बन से, इसलिए उस ग्रुप का माइनस इफेक्ट होगा। ठीक, तो जरूरी है क्या ये माइनस इफेक्ट के लिए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड हो? अगर मैं कार्बन ही कर दूं तो अपन कहेंगे आप कार्बन लिखो, कौन सा कार्बन है। अगर आप CH3 लिख रहे हो तो इसका प्लस इफेक्ट होगा। वो क्यों? क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp2 से। लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हो तो अपन कहेंगे इससे बहुत सारा, इससे इलेक्ट्रॉन अटैच, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड है, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, तो ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा अपनी तरफ, तो फिर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो अपन कहेंगे फिर इसका माइनस इफेक्ट हो जाएगा। तो इस ग्रुप में इसका सेंस अब अपन कहेंगे कि भाई आपने अभी अभी कहा था कि अगर वेरी फर्स्ट एटम बेंजीन से जो अटैच्ड है उस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हो तो फिर वो हमेशा माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, तो अपन कहेंगे इसका माइनस एम भी होगा और माइनस आई भी होगा। तो आई भी समझ में आ गया अपन को, एम भी समझ में आ गया। कब एम बताना है, कब आई बताना है, कैसे ग्रुप को चेक करना है। इस पे लोन पेयर है इसलिए इसका प्लस एम होगा, लेकिन ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, इसलिए इसका माइनस आई होगा। इसमें एम तो हो नहीं सकता क्योंकि यहां चार्ज आ नहीं सकता, तो आई तो बताऊंगा ना कि माइनस आई इफेक्ट होगा। इधर एम इफेक्ट हो गया अपने पास डिलोकलाइज, मतलब ऑब्वियसली बात है इधर चार्ज आएगा तो प्लस एम इफेक्ट है, और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे, इसलिए माइनस आई भी है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं है। अपन को पता है कि इन दोनों में रेजोनेंस फिनोमेना है, मतलब ए और बी की, ए एंड सी आर मोर स्टेबल बिकॉज उनमें एम इफेक्ट है। और अपन को पता है आर इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होता है एम इफेक्ट से, एम इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होता है दैट इज एच से, और एच इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होता है आई से। अगर किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है और किसी मॉलिक्यूल में मीजोमेरिक है, मीजोमेरिक कब होता है? जब चार्ज अपीयर होते हैं, जब ये ऐसे डिलोकलाइज होगा ना तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसलिए अपन उसे मीजोमेरिक बोल रहे हैं, रेजोनेंस नहीं बोल रहे हैं। तो जब भी रेजोनेंस फिनोमेना होता है तो थोड़ा ज्यादा एनर्जी लिबरेट होता है एज कंपेयर टू जब यहां पर मीजोमेरिक होता है। रेजोनेंस फिनोमेना में नंबर ऑफ बॉन्ड्स, चार्ज, एवरीथिंग रिमेन्स सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। इफ सेम नंबर ऑफ एटम्स में डिलोकलाइजेशन, ऐसा नहीं करेंगे अपन कि भाई अच्छा बताओ यहां रेजोनेंस है और यहां मीजोमेरिक है, अब बताओ ज्यादा, मतलब मैंने ऐसे ना बहुत सारे एटम लगा दिए, अब बताओ इसमें मतलब ऐसे, अब बताओ दोनों में किस में ज्यादा होगा, तो अपन कहेंगे भाई अब इसमें एक जैसे एटम होते तो अपन बता देते कि भाई कम से कम इतना होता, तो अपन बता देते कि उसका थोड़ा कम होना चाहिए क्योंकि वो मीजोमेरिक है, रेजोनेंस है। लेकिन अगर अपन बहुत सारा बना देंगे तो फिर उसमें कंपैरिजन, ऐसा कंपैरिजन अपन को आएगा भी नहीं, फिर हमें वैल्यूज ही पता होनी चाहिए और वैसे अपन से पूछते हैं। हाँ, लेकिन अपन को ये पता है कि अगर आप सेम टाइप ऑफ एटम में और सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं तो अपन बता देंगे कि भाई ये है और ये है, बताओ दोनों में ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है। ये फिनॉल है और न्यूट्रल स्ट्रक्चर है और ये फिनॉक्साइडाइन है, तो अपन कहेंगे देखो भाई वैसे तो मैं कहूंगा कि चार्ज वाले स्ट्रक्चर जो कम स्टेबल होते हैं न्यूट्रल वालों से, लेकिन इसमें इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इससे, वाइट इज क्योंकि इसमें रेजोनेंस फिनोमेना है, इसमें मीजोमेरिक फिनोमेना है। ये इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करेगा तो चार्ज उतना ही रहेगा, एटम का नंबर भी उतना ही रहेगा, बॉन्ड भी उतना ही रहेगा। लेकिन अगर ये डिलोकलाइज करेगा तो एक पाई बॉन्ड कम हो गया, एक पाई बॉन्ड तो बन गया लेकिन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अपीयर हो गए, तो दैट इज मीजोमेरिक। वहां पर मीजोमेरिक फिनोमेना है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। वैसे भी अपन बता सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई एसिड है और वो प्रोटॉन, अगर ये एसिड है मतलब ये प्रोटॉन देता होगा जल्दी, क्यों? क्योंकि इस फॉर्म में ये ज्यादा स्टेबल है इससे, तभी वो जल्दी प्रोटॉन देता। बट दैट शुड बी इन एक्वस सॉल्यूशन।
टेंडेंसी टू गिव H प्लस है। बट अगर इन दोनों को ही पूछा अपन से तो अपन बताएंगे भाई इसमें रेजोनेंस है, इसमें मेसोमेरिक है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इससे। तो यहां पर अपन चेक कर लेंगे कि भाई हमें गिवन है अगर, तो अपन कहेंगे A और C इज मोर स्टेबल बिकॉज मेसोमेरिक का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है और प्रायोरिटी ज्यादा होता है I से। तो इसमें तो विट्रोइंग ग्रुप है तो विट्रोइंग होगा तो ऑब्वियसली बात, और इसमें प्लस है, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं मतलब स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसमें स्टेबिलिटी कम होगी क्योंकि सिर्फ माइनस ही है और इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो ज्यादा स्टेबल तो A और C है। अब A और C में कैसे डिसाइड करूं, तो मैं कहूंगा देखो भाई I इफेक्ट इज मोर, व्हाई इट इज सो, वो तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ये माइनस इफेक्ट इज लेस क्योंकि यहां पर डिस्टेंस ज्यादा है। तो I तो डिस्टेंस मतलब इसमें विड्रॉइंग तो है लेकिन कम है, तो फिर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। सो A विल बी मोर स्टेबल देन C विल बी मोर स्टेबल। इन दोनों में से ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें विड्रॉइंग है तो पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, D और देन इट इज B। इस टाइप से बता देंगे। अगर आप इनको एनाइन बनाओगे तो मेरा कंसेप्ट बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। प्लस M है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अगर आप इनको एनाइन लिखोगे मैं इसका ऑर्डर रिवर्स कर दूंगा, B सबसे ज्यादा स्टेबल, कम से कम विड्रॉइंग तो है, ऑर्डर एकदम रिवर्स कर दूंगा। तो नेक्स्ट जैसे अगर अपने पास गिवन है ऐसे, सपोज वी आर गोइंग टू राइट लाइक दिस, भाई अपने पास CH पॉजिटिव चार्ज है और फिर उसके बाद अपन लिख लेते हैं दैट इज विल से दैट NO2 ऐसे AB है, वो ऑर्थो मेटा पैरा लिखा मैंने तो वी आर एबल टू टेल। अभी NO2 तो बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए ग्रुप होता है, इसलिए अपन को ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला ऑर्थो मेटा पैरा में। तो एक बार बताइए अपन भाई ऑर्थो मेटा पैरा क्या हो जाएगा, NO2 लिखते हैं और D लिख लेते हैं, दैट इज इसमें ऑर्डर मेरे ख्याल से सभी लोग बता देंगे क्योंकि कंसेप्ट मैंने आपको अच्छे से बता दिया, व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड दैट। तो अपन स्टेबिलिटी बता सकते हैं। हो गया, ऑब्वियसली बात है, इसमें तो माइनस M होगा हाँ है ना, क्योंकि इसमें तो ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है ना और डेल्टा नेगेटिव चार्ज, तो अपन बताएंगे ना। तो ऑर्थो जनरली पैरा और ऑर्थो में ही M इफेक्ट होता है, वी नो दैट। तो इसमें तो माइनस M है और माइनस I, इसमें माइनस I है, इसमें माइनस M है, माइनस I है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी तो D की होगी। एटलीस्ट उसमें कोई विड्रॉ तो नहीं। उसके बाद अपन कहेंगे भाई इसका, क्योंकि इसमें माइनस M है दोनों में, तो B हो गया। उसके बाद A और C में अगर डिसाइड करना है तो इसमें लेस है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है इससे, क्योंकि इसमें तो विड्रॉ ज्यादा हो रहा ना, माइनस I भी ज्यादा, माइनस M तो दोनों में है लेकिन इसमें माइनस I भी ज्यादा है, तो फिर वो कम स्टेबल होगा। तो A का स्टेबिलिटी ज्यादा है C से, ये लो भाई ये अपना स्टेबिलिटी वाला। सर हम A और C में से माइनस M में कंपैरिजन करेंगे तो दोनों का सेम ही होता है ना, माइनस M दोनों का सेम ही रहेगा। माइनस M में क्या ना डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और वो इतना फास्ट होता है कि हम बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि दे आर ट्रांजिशन स्टेट ना, उनको अपन कैलकुलेट थोड़ी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा ज्यादा होगा, इसलिए अपन उसमें नहीं बता सकते। अब मैं उसका एक क्वेश्चन बता दूं, आज अपन ये रुकेंगे, अभी एप्लीकेशन खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत सारा एप्लीकेशन है क्योंकि उससे अपन पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट बनाएंगे इसमें ही एप्लीकेशन पर। इसका क्वेश्चन था डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द कंपाउंड, ये तो बेकार में क्वेश्चन पूछा है, चलो अपन देख लेते हैं।
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द कंपाउंड पूछा है, ये तो बहुत कम होगा, तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है ना, क्योंकि यहाँ तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। दूसरा कंपाउंड इसने पूछा है, दूसरा कंपाउंड गिवन है, इसमें NH गिवन है और C डबल बॉन्ड O गिवन है, ठीक है, और इधर CH3 गिवन है, ठीक है, इसमें कम से कम लोन पेयर तो इधर आएगा। और एक दूसरा है अपने पास जिसमें डीलोकलाइजेशन ही नहीं है, ये तो बेकार ही क्वेश्चन हो गया यार, ये तो अच्छा क्वेश्चन नहीं है, इधर तो अपन इसको ऐसे कर सकते हैं, ये NH2 है, इसमें कोई और कहीं जा ही नहीं रहा है, और बीच में CH2 है, C डबल बॉन्ड हो गया और CH3 है, तो इसका इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसको मिलेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकता है, इधर भी आ सकता है, और इसका इलेक्ट्रॉन सिर्फ जाएगा इधर से, सबसे कम इलेक्ट्रॉन रिच, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी नहीं ना डीलोकलाइजेशन की वजह से, इसमें दोनों तरफ है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन मिल तो सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच यही वाला है, थर्ड वाला, सेकंड था, ये फर्स्ट था, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच थर्ड वाला हो गया, उसके बाद इसको मिलेगा, लेकिन इसमें तो सिर्फ विड्रॉ होगा, सेकंड वाला हो गया, फिर फर्स्ट वाला हो गया, दिस विल बी द ऑर्डर, ठीक है, तो आज अपन यही रखते हैं, और अब आप GOC सॉल्व करना शुरू कर सकते हो, क्योंकि जितना कंसेप्ट मैंने कंपाइल करके बताया ना, वो कंपाइलेशन में गड़बड़ नहीं करोगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्योंकि मैं कुछ भी बता रहा हूं आपको, कंसेप्ट वही रहेंगे जो अपन ने सर आप उसका PDF ग्रुप पे डाल दीजिए ना GOC का। हाँ सर, PDF डाल दीजिए शीट का। उसका नहीं है क्या? नहीं सर, उसका भी नहीं आया। तो यार मेरे पास जो होगा ना वो मेरी मतलब स्टूडेंट कॉपी नहीं होगी, फैकल्टी कॉपी होगी, तो उसमें आंसर टिक होंगे, चलेगा? चलेगा। आंसर नहीं देगा, चलेगा। ठीक ठीक है, है मैं भेज सर। देता सर अभी तो भेज दो सर वो। हाँ ठीक सर, है, मैं अभी 10 भेज। अभी सर भेज अभी दो, तो चलेगा। तुरंत भेजूंगा, सर तुरंत। हाँ सर वो जो डी वाला है उसमें माइनस एम इफेक्ट नहीं रहेगा जिधर क्योंकि वेरी फर्स्ट एटम पे पॉजिटिव चार्ज है। इधर हाँ सर। नहीं बेटा, अरे इस वाले पार्ट को तो छोड़ दे, क्योंकि वो सभी में कॉमन है, उसकी बात ही मत कर, अगर वो होगा तो सभी में ही होगा। अगर तू ये बोल रहा है कि उसमें -m होगा क्या, नहीं होगा सर, आप सिर्फ उस कंपाउंड की बात करो, होगा ना, क्योंकि डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा ना, पॉजिटिव चार्ज है, आप तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बोलते हो, हाँ सर। ठीक है। सर आप ये जरा रेजोनेंस में मतलब बोल सकते हैं क्या कि शीट्स कभी मिलेगा हार्ड कॉपी? मैं कब से बोल रहा हूँ, वो लोग ने बोला दिवाली के बाद आएगा, आप थोड़ा बोल सकते हैं क्या उनको? ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, एडीएस सर से बात करके ना, मैं अभी बता देता हूँ। वैसे वो प्रिंटिंग वगैरह का कोई प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ उनके पहले जो स्टोर रूम था वहाँ हो गया था। सर मेरे को बोला कि सर मैंने पूछा तो मेरे को बोला नेक्स्ट वीक तक मिल जाएगा, पता नहीं। हाँ मैंने हाँ, पूछा बोला मुझे, मतलब मैंने पता किया था कोटा से, तो मुझे पता है एक्सेक्ट क्या है, लेकिन वो आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। मैं भी बात कर लेता हूँ अभी, मतलब बात करके एडीएस सर से, फिर मैं कोटा में बात ठीक है करता सर, ठीक है सर। हूँ। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू सर।